जी 2 सवाल दिए थे आपको, हो गए थे? नो सर, किए नहीं थे कि हुए नहीं थे? किए नहीं थे मुझे लगता है। अब मुझे पता नहीं आप लोगों का। सफ़ा नंबर 736, 736। किताबों की टिकट खरीदी है कि बस अपनी खरीदी है? हैं जी, ये किताबें लेके जा रहे हैं साथ? ओके। हाँ, ये कैसे जाएंगी? सफ़ा नंबर 736 सवाल नंबर 4। सफ़ा नंबर 736 सवाल नंबर 4, क्या ये आपको होमवर्क दिया हुआ था? ओके जी। टेलीफोन कंपनी इज़ अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द प्रोविजन ऑफ टेलीफोन सिस्टम्स फॉर कमर्शियल क्लाइंट्स. There are two parts to the business. Installing telephone system in businesses, either first time installations or replacement installations, supporting the telephone system with annually renewable maintenance contracts. T company has been approached by a potential customer Push company who wants to install a telephone system in new offices it is opening. तो एक कंपनी आई है हमारे पास, पुश कंपनी, उसने प्रोजेक्ट करवाना है. While the job is not particularly large one, T company is hopeful of future business in the form of replacement systems and support contracts. T company is therefore keen to quote a competitive price for the job. The following information has been considered. करना क्या है? Prepare cost statement using relevant cost principles. तो सर आपने relevant cost की बातें बतानी है. Showing the minimum cost that T company should charge for the contract along with explanation of each cost item. तो ठीक है जी, आपने ये सारी बातें जो है वो करनी है. चलिए जी, आगाज़ करते हैं, साथ साथ करते हैं. वन ऑफ द कंपनीज सेलमैन हैज़ ऑलरेडी बीन टू विजिट पुश कंपनी टू गिव देम अ डेमोस्ट्रेशन ऑफ द न्यू सिस्टम टुगेदर विद अ कॉम्प्लीमेंट्री लंच, द कॉस्ट ऑफ विच अमाउंटिंग टू ₹4000. एक हमारे सेल्समैन हैं, पुश कंपनी गए हैं और जाके उनको सारी डेमोस्ट्रेशन बता कर आए हैं और उनको खाना खिला कर आए हैं. ₹4000 लग गया जी, क्या करूं? जी सर, ये माजी की कॉस्ट है, ये संक कॉस्ट है, पास्ट टेंस है, हिस्ट्री है. तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा. तो हम क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर 4 कर रहे हैं, और जो सेलमैन का विजिट है ना, सेल्समैन विजिट, इसकी कोई कॉस्ट कंसिडर नहीं होगी. ठीक हो गया मेरे भाई? वो सब अच्छा है. चलें आगे. ओके. द इंस्टॉलेशन इज एक्सपेक्टेड टू टेक 1 वीक टू कंप्लीट. एक हफ्ता लगेगा प्रोजेक्ट करने में. एंड वुड रिक्वायर 3 इंजीनियर्स, ईच whom is paid a monthly salary of रुपीज़ 1,40,000. और हर इंजीनियर को 1,40,000 रुपया पर मंथ देते हैं. क्या करूं? सर ये फिक्स सैलरी है भाई, काम कराएं ना कराएं 1,40 आपको देना ही देना है, तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा. द इंजीनियर्स हैव जस्ट हैड देयर एनुअली रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूड विद टी कंपनी. इंजीनियर्स ने अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टी कंपनी के साथ रिन्यू किया है. वन ऑफ द 3 इंजीनियर्स हैज स्पेयर कैपेसिटी टू कंप्लीट द वर्क. एक इंजीनियर वेला बैठा हुआ है. बट द अदर 2 वुड हैव टू बी मूव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस वन. वो कहता है कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिल गया तो 2 इंजीनियर्स को एक और कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्स, वहाँ से निकाल के तो यहाँ पे फेंकना पड़ेगा. कॉन्ट्रैक्ट एक्स जनरेट्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹50 पर इंजीनियर आर. कॉन्ट्रैक्ट एक्स जो है उस पे 50 पर इंजीनियर आर का कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट होता है. देर आर नो अदर इंजीनियर्स अवेलेबल टू कंटिन्यू विद कॉन्ट्रैक्ट एक्स इफ दीज 2 इंजीनियर्स आर टेकन ऑफ द जॉब. वो कहता है कि हमारे पास मज़ीद लोग नहीं हैं जो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करें. इट वुड मीन दैट टी कंपनी वुड मिस इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल कंप्लीशन डेडलाइन और कॉन्ट्रैक्ट एक्स बाय 1 वीक. वो कहता है कि एक हफ्ता हम कॉन्ट्रैक्ट एक्स में डिले हो जाएंगे. एज अ रिजल्ट टी कंपनी वुड हैव टू पे अ वन ऑफ पेनल्टी ऑफ 5,000, और हमें 5,000 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. सिंस देर इज़ नो अदर वर्क शेड्यूल फॉर देयर इंजीनियर्स इन 1 वीक्स टाइम, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर देम टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एक्स एट दिस पॉइंट. अभी प्रॉब्लम नहीं है. क्या करेंगे? आपको कहानी समझ आई है? मैं आपको कहानी दोबारा सुना देता हूँ. हुआ ये है कि हमारे पास 3 इंजीनियर हैं, तीनों को हम 1,40,000 पर मंथ फिक्स दे रहे हैं. एक इंजीनियर वेला बैठा हुआ है, 2 एक और कॉन्ट्रैक्ट है उस पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्स पे. ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्स हमें 50 पर आवर का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रहा है. अगर मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्स वक्त पे कंप्लीट नहीं करूंगा तो मुझे 5,000 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. ठीक होगी बात? और यहाँ पे वो कहता है कि भाईजान जो मेरी एग्जिस्टिंग जॉब है उसको करने में मुझे एक हफ्ता लगेगा.
1 वीक लगेगा मुझे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को करने में, ओके। लेकिन जो मेरे इंजीनियर्स हैं ना, वो अभी फिलहाल नेक्स्ट वीक वेले बैठे हुए, अगले एक हफ्ते में उनके पास इवन कॉन्ट्रैक्ट एक्स का भी कोई काम नहीं है। उन्होंने काम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्स का उसके बाद करना है। लेकिन एक बात वो कहता है कि अगर मैंने ये वाला प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्स जो है ना वो डिले हो जाएगा और मुझे पेनल्टी पड़ जाएगी। सर दिस इज द सिनेरियो। अब बताइए क्या करना है। देखें, सबसे पहले फैसला करें ये लेबर जो भी है परमानेंट है या टेम्परेरी है। कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है कोई आपका? कितना हो रहा है? 50 पर आवर। तो एक हफ्ते में कितने आ रहे हैं? एक हफ्ते का प्रोजेक्ट है ना, एक हफ्ते के लिए उठा के यहाँ फेंकना पड़ेगा। तो बताइए, सर ज़रा बात को समझिएगा। उसने आपको सवाल में बताया है कि हमारा ये वाला प्रोजेक्ट एक हफ्ते का है, ऐसे ही है, ओके। और अगले एक हफ्ते में क्या इंजीनियर्स के लिए कोई काम है कि नहीं? उसने ये बात बड़ी क्लियर लिखी हुई है। सिंस सेकंड लास्ट लाइन पढ़े पैराग्राफ की, सिंस देयर इज नो अदर वर्क शेड्यूल्ड फॉर देयर इंजीनियर्स इन 1 वीक्स टाइम। सर इंजीनियर्स ने कॉन्ट्रैक्ट एक्स पे अगले हफ्ते कोई काम नहीं करना। तो सर अगर काम ही नहीं करना तो काहे का कंट्रीब्यूशन लॉस? क्या ये बात समझ आई? अगर काम ही नहीं करना तो काहे का, किस बात का कंट्रीब्यूशन लॉस होगा भाई? तो इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन लॉस तो तब होता है जब आपने काम करना हो और आप काम ना करें। अब तो सर आपका शेड्यूल ही नहीं है, तो इसका मतलब है देयर विल बी नो कंट्रीब्यूशन लॉस। बोले ऐसे ही है ना, जब काम ही नहीं करना, जब है ही कुछ नहीं, प्लान ही कुछ नहीं किया हुआ, तो कंट्रीब्यूशन लॉस किस बात का? तो कंट्रीब्यूशन लॉस को यहां पे इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्स डिले हो जाएगा, ये बात उसने बड़ी क्लियर लिखी हुई है, और आपको 5,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो सर मुझे बताइए, क्या मैं पेनल्टी को अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पर लिखूंगा? ठीक है, पेनल्टी है ना, कॉस्ट है, तो सर ये मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट होगी। यहाँ पूरी बात समझ आ गई? ठीक है। बाकी जो इंजीनियर्स को पैसे दिए जा रहे हैं 1,40,000, वो तो वैसे ही फिक्स्ड है, इसलिए उनकी हायरिंग कॉस्ट कंसिडर नहीं की। हायरिंग कॉस्ट अगर पर आवर होती तो मैं कंसिडर कर लेता, लेकिन चूंकि उनको फिक्स दी जा रही है, प्रोजेक्ट आए या ना आए पे करना ही करना है, तो मेरे फैसले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सिर्फ एक कॉस्ट हमारी कंसिडर होगी, जो कि कौन सी है? पेनल्टी। चार कितनी? 4 है 5 है? 5,000 की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जनाब? कौन सी? जी, एक बंदे के पास स्पेयर कैपेसिटी है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। नहीं, 3 लोग चाहिए ना, आगे भी तो पड़े ना, बाकी 2 भी तो हैं हमारे पास, उनको भी तो लगाना है इधर। हाँ ठीक है, मतलब 3 लोग चाहिए ना, एक 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 अवेला है, 2 के पास काम है, टोटल 3 लोग चाहिए। पहली लाइन भी तो पढ़े ना आप पहली लाइन ही पढ़ रहे। एंड वुड रिक्वायर 3 इंजीनियर्स। ठीक है जी, सब अच्छा है, चलें फिर आगे। 3, T company's technical advisor would also need to dedicate 8 hours of his time to the job. जो हमारे टेक्निकल एडवाइजर हैं उनको भी 8 घंटे लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए। ही इज़ वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, अभी भाई साहब अन्य वहाँ काम कर रहे हैं। सो ही वुड हैव टू वर्क ओवर टाइम इन ऑर्डर टू डू दिस, तो उनको ओवर टाइम करना पड़ेगा इस काम को करने के लिए। ही इज़ पेड एन आर्ली रेट ऑफ ₹400 and is paid for all overtime at a premium of 50% above his usual hourly rate। तो सर उसने क्लियर बात कह दी है कि इन भाई साहब के पास टाइम कोई नहीं है, इनको ओवर टाइम लगाना पड़ेगा 8 घंटे का, और रेट 400 रुपये है, लेकिन ओवर टाइम में इसको मजीद 50% बढ़ा दिया जाता है। ये तो मसला ही कोई नहीं है आपके लिए। लेबर का चैप्टर तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। टेक्निकल एडवाइजर जी मेरे भाई 8 घंटे चाहिए और रेट है 400 को 50% बढ़ा दो, कैसे ही होगा? ऐसे ही है ना, फरमाइए। 4,800 टेक्निकल एडवाइजर की कॉस्ट। और ठीक है, और शौकत ठीक है, ओके। सर 1 मिनट दीजिएगा प्लीज।
ठीक है जी, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाए। 2 विजिट्स वुड नीड टू बी मेड बाय द साइट इंस्पेक्टर टू अप्रूव द कंप्लीटेड वर्क। तो सर साइट इंस्पेक्टर है जी, उसने 2 विजिट्स करने होंगे। ही इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हु इज नॉट एम्प्लॉयड बाय टी कंपनी। सर ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, हमारी नौकरी में नहीं है। एंड चार्जेस पुश कंपनी डायरेक्टली पेड फॉर हिज वर्क। तो सर जो वो काम करता है वो उसका बिल पुश कंपनी को कर देता है। हिज कॉस्ट इज ₹20,000 फॉर ईच विजिट मेड। जी क्या करना है, क्या रेलिवेंट कॉस्ट होगी? क्यों, कोई कोई नहीं? सर हम टी कंपनी है, हमारा कस्टमर पुश कंपनी है, तो सर ये बंदा हमसे तो कुछ चार्ज ही नहीं कर रहा, ये तो पुश कंपनी जो हमारा कस्टमर है उसी से चार्ज कर रहा है। क्या ख्याल है? हम टी कंपनी है ना, हम तो टी कंपनी के जूतों में है, हमें चार्ज नहीं कर रहा, वो चार्ज कर रहा है पुश कंपनी को। तो सर जब हमारी कॉस्ट ही नहीं है तो फिर हम कंसिडर क्यों करें सर? क्या ख्याल है? तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। साइट इंस्पेक्टर, नो रेलिवेंट कॉस्ट। आसान टॉपिक है ना रेलिवेंट कॉस्ट का। यार मर्जी है यार, ये तो बड़ा आसान सा है। फ्लो चार्ट्स याद है आप लोगों को? हाँ तो फिर तो आसान होना चाहिए, कोई मुश्किल बात ही नहीं। टी कंपनी सिस्टम ट्रेनर वुड नीड टू स्पेंड 1 डे एट पुश कंपनी डिलीवरिंग ट्रेनिंग। भाई साहब को ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। ही इज पेड अ मंथली सैलरी ऑफ 1.5 लाख। क्या करना है 1.5 लाख का? क्यों कुछ नहीं करना? फिक्स्ड है सर। तो सर आपको आता तो है सारा कुछ, पहले भी कह रहे हैं मुश्किल है। तो 1.5 लाख फिक्स सैलरी है, प्रोजेक्ट हो या ना हो हमें तो पैसा देना ही पड़ेगा। बट ऑल्सो रिसीव्स कमीशन ऑफ ₹1250 फॉर ईच डे स्पेंट डिलीवरिंग ट्रेनिंग एट अ क्लाइंट साइड। लेकिन जब ये ट्रेनिंग करने जाते हैं ना तो 1250 देना पड़ता है। क्या करूं? ये रेलेवेंट है भाई, क्योंकि इनको इस प्रोजेक्ट के लिए 1 दिन के लिए जाना पड़ेगा। तो अगर 1 दिन के लिए जाना पड़ेगा तो फिर इनको 1250 देने पड़ेंगे। तो 1250 विल बी कंसिडर्ड एज रेलेवेंट कॉस्ट। तो क्या कहते हैं भाई को? ट्रेनिंग ट्रेनर, ट्रेनर 1250। ओ ठीक है, ओ ठीक है। ओ कुदरत का निज़ाम एक्टिवेट हो गया है। ओ बोलो तो सही। और 100 नीचे आ गया है। और अगले 2 मैचों में बारिशें हैं। और 1-1 पॉइंट है। अच्छा नहीं, हाँ तो 1-1 पॉइंट पर तो हमारे लिए मसला है ना। क्या ख्याल है? हमें तो जीतना है और उनको हारना है। नहीं हाँ नहीं, उसमें भी ना हो, दोनों में ना हो, दोनों उनको हारना है, हमें जीतना है। वेरी सिंपल इक्वेशन। नहीं तो कोई नहीं, वो हार जाएंगे हम जीत जाएंगे, इसमें क्या है, हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे आगे, परेशान ना हो मेरा भाई। आयरलैंड को हरा देंगे और वो आयरलैंड से हार जाएंगे, हम आगे पहुंच जाएंगे। फिर वही फिर मुसल्लों पे बैठ जाएगा सारे। फिर उन्होंने सुपर 8 में यही कुछ करना है। फिर जब उम्मीद हो जाएगी कि बस अब कोई उम्मीद नहीं है तो फिर से उम्मीदें लग जाएंगी। चले आगे चले, छोड़ें, दफा करें। उनका भी दिल करता है ईद अपने घर वालों के साथ मनाए, आप क्यों नहीं समझते इन बातों को यार? नहीं उनका दिल नहीं करता कि वो भी अपनी फैमिली के साथ ईद मनाए यार। बाहर की ईद आप लोगों ने देखी नहीं है असल में, कितनी अजीब सी होती है। पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है ना, जब तक आपको सड़कों पर खून नजर ना आए तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, सफाई सुथराई की वो आदत नहीं होती ना कुछ लोगों को, ये भी प्रॉब्लम है। तो बाहर इतनी सफाई होती है, बंदा आवाज़दार होता है यार, इतनी सफाई। अच्छा चले, 120 टेलीफोन हेडसेट्स वुड नीड टू बी सप्लाइड टू पुश कंपनी। तो सर हमें 120 टेलीफोन हेडसेट्स जो है वो देने पड़ेंगे। इन्वेंटरी की बात आ गई है कुछ? द करंट कॉस्ट ऑफ दीज इज ₹182 ईच, ऑल्दो टी कंपनी ऑलरेडी हैज 80 हैंडसेट्स इन इन्वेंट्री। सर अगर आप इन्वेंट्री का फ्लो चार्ट अपने जहन में लेकर आए तो सर हमें 120 चाहिए। 120 में से 80 हमारे पास मौजूद है, 40 नहीं है। तो बड़ा सिंपल हो गया, जो 40 नहीं है वो तो मार्केट से करंट परचेज प्राइस पे खरीद लो। दीज वर बॉट एट अ प्राइस ऑफ 168 ईच। जो पुराने 80 पड़े हुए हमने 168 पे खरीदे थे, इनको कुछ नहीं करना क्योंकि ये संक कॉस्ट है। द हैंडसेट्स आर द मोस्ट पॉपुलर मॉडल ऑन द मार्केट एंड फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड बाय टी कंपनी कस्टमर। इससे क्या पता लगा कि जो इन्वेंट्री में मौजूद है ना वो भी रेगुलर यूज में है, वो भी रेगुलर यूज में है, तो सारे ही खरीदने पड़ेंगे। तो सर क्या मार्केट में कीमत चल रही है आजकल? 182 चल रही है भाई। तो सर चूंकि जो पड़े हैं वो भी रेगुलर यूज में हैं, तो इट मींस कि इनको भी क्या करना पड़ेगा, इनको भी मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो टेलीफोन हैंडसेट सारे के सारे मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। कितने चाहिए भाई? 120 182 के हिसाब से फरमाइए। 98
98 218 इतना फर्क 21 वो क्या करी जा रहे हो खुदा का वास्ता है 21,840 ठीक है जी वो बोलो तो सही नहीं बोलेंगे खामोश खामोश रहते हैं चले जी पुश कंपनी वुड ऑल्सो नीड अ कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम कॉल्ड स्वाइप 2 पुश कंपनी को एक कंप्यूटराइज सिस्टम चाहिए होगा स्वाइप 2 द करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्वाइप 2 इज 10,800 अल्लाह करे स्टॉक में ही ना हो सबसे आसान काम यही है ना चीज स्टॉक में ही ना हो मार्केट से खरीद लो वो कहता है मार्केट में 10,800 का है although T company has an older version of the system swipe 1 in inventory सर हमारे पास ना इसका पुराना वर्जन पड़ा हुआ है इतनी आसानी से तो आईकैप जान नहीं छोड़ता ना which could be modified at a cost of 4600 भाई साहब कहते हैं कि बजाय इसके कि आप नया स्वाइप 2 मार्केट से खरीदें आप इस पे 4600 रुपए की कॉस्ट लगा के तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ठीक है जी T company paid 5,400 for swipe 1 when it ordered it in error 2 months ago. Sunk cost गलती से मंगवा लिया था and has no other use of it. तो सर ये मेरे किसी काम का नहीं है तो सर इसका मतलब है कि क्या मैं इसको इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्वाइप 1 इज रुपीज 5,450 इस वक्त मार्केट में स्वाइप 1 5,450 का बिक रहा है although if push company tried to sell the one they have it would be deemed to be used and therefore only worth rupees 3,000 अब बताइए क्या करना है हो ये रहा है हमें स्वाइप 2 चाहिए लेकिन हमारे पास स्वाइप 1 है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है इस पे 4,600 लगाओगे तो ये स्वाइप 2 की जगह इस्तेमाल हो सकता है और अगर बेचना चाहोगे तो 3,000 मिल सकता है ये कहानी है क्या करूं सर देखें इसमें दो बातें हैं मॉडिफिकेशन को भी छोड़ें क्या मैं स्वाइप 1 को बेच सकता हूं बेच के 3,000 कमा सकता हूं अब इसको नहीं बेचूंगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट में लगाऊंगा तो 3,000 मुझे आने थे नहीं आएंगे तो क्या 3,000 मेरे लिए कॉस्ट हो गई बिल्कुल जी 3,000 मेरे लिए कॉस्ट हो गई उसके बाद इस्तेमाल करने से पहले मजीद 4,600 लगाना पड़ेगा तो इसका मतलब है यहां पे मेरे लिए दो कॉस्ट हो जाएंगी एक जो 3,000 आ सकते थे नहीं आए वो और एक 4,000 इसको मॉडिफाई करने की कॉस्ट कितने पैसे लगेंगे तो सर एग्जिस्टिंग पे 7,600 लग रहे हैं अगर स्वाइप 2 मार्केट से खरीदूंगा वो 10,800 का आ रहा है तो सर मैं क्यों स्वाइप 2 खरीदूं मैं तो इसी पे जाऊंगा इस पे कम पैसे लग रहे हैं ठीक है तो बस ठीक है यही रेलेवेंट कॉस्ट हो गई तो इसको कहेंगे जी स्वाइप 1 तो 3,000 बेच के आ सकते थे नहीं आएंगे ये कॉस्ट और फिर 4,600 इसको मॉडिफाई करने की कॉस्ट ठीक होगी बात तो घर में एक गाड़ी खड़ी थी सुजुकी एफएक्स उसको बेच सकते थे 3,000 का पर नहीं बेचा 3,000 वो भी कॉस्ट लग गई फिर उसको ठीक कराने पे 4,600 लग गए वो भी कॉस्ट आ गई तो गाड़ी तो मुझे 7,600 की पड़ गई एफएक्स पे आप हंसते क्यों हैं यार वो बड़ी कमाल की गाड़ी है यकीन करें आजकल मेरी एक एफएक्स पर नजर है बड़ी खूबसूरत गाड़ी वो आंटी है एक उन्होंने रखी हुई है बिल्कुल जेन्युइन हालत में यकीन करें उसके इंटीरियर का जो एक भी पुर्जा है ना इवन उसके लॉक्स तक जेन्युइन हालत में उसका पेंट तक जेन्युइन हालत में तो ऐसी गाड़ी को बंदा कहता है फिर यार खरीद ही ले लेकिन है बड़ी प्यारी गाड़ी आप लोगों को क्या पता आप लोग फरारी मर्सिडीज BMW कम ऑन मैन ऐसी गाड़ियाँ थोड़ी होती हैं गाड़ी तो सर एफएक्स होती है गियर लगाने जाओ तो लग पता जाए कि मैंने गियर लगाया पता है ना आपको उसके गियर का उसका गियर जो है ना वो आम इंसान की बात नहीं है हाँ वो ज़रा और तरह का गियर है ठीक है जैसे पिकअप्स का होता है चलें छोड़ें किसी का कोई सवाल नहीं हम गरीब लोग एफएक्स ही खरीद सकते हैं छोटी गाड़ी आप ठीक है अमीर लोग हैं 1,000 मीटर ऑफ केबल वुड बी रिक्वायर्ड टू वायर अप द सिस्टम जी 1,000 मीटर्स केबल हमें चाहिए वायर अप द सिस्टम के लिए द केबल इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली बाय टी कंपनी ओ समझ रहे हो रेगुलर यूज है ये बिल्कुल रेगुलर यूज है एंड इट हैज 200 मीटर्स इन इन्वेंट्री सर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता जितनी मर्जी इन्वेंट्री में हो मुझे तो मार्केट से खरीदनी है विच कॉस्ट 12 पर मीटर द करंट मार्केट प्राइस फॉर द केबल इज 13 पर मीटर तो सर 1,000 चाहिए जो पड़ी है वो भी रेगुलर यूज में है तो इसका मतलब है सारी ही मार्केट से खरीदनी पड़ेगी तो केबल होगी जी 1,000 मीटर इंटू 13
13,000 की केबल। यार एक तो तुम लेट आए हो, ऊपर से तुम फनकारियाँ लगा रहे हो, गर्मी लग रही है यार। ये एसी जाली इसकी तरफ कर दो, इसके नीचे आगे बैठ जा मेरा भाई। ऊपर कुर्सी लगवा दें तुम्हारी, मर्जी है। यू शुड एज्यूम दैट देयर आर 4 हफ्ते इन ईच मंथ एंड दैट द स्टैंडर्ड वर्किंग वीक इज 40 आवर्स लॉन्ग। तो हमें तो इसका कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो सर टोटल करके बताएं क्या जवाब आता है। पूछा उसने क्या है जी, मिनिमम कॉस्ट बताएं जी। 53 ले जी, दिस इज द मिनिमम कॉस्ट। सवाल खत्म हुआ, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता कोई और, ठीक है। अब आप इसको नोट करें, फिर हम सवाल नंबर 1 की जानिब गामजन होते हैं। हो गया नोट, चलें आगे, चलें आगे। ओके, सवाल नंबर 1। साथ साथ नहीं कर रहे थे नोट, मर्जी है यार आपकी, जल्दी करें नोट। लेट क्यों आया, सोया हुआ था। रात को कितने बजे सोए थे, 2 बजे। देखो हाल हरकतें देखो हमारी, 2 बजे सोए थे हम। बजट पढ़ रहे थे, टैक्स में डिफरेंस देख रहे थे कि क्या तब्दीली आई हैं। नहीं सर, हम यहाँ क्यों पढ़ूँ, हमें क्या लगे इससे। हम पढ़ाई से तो हमारा क्या ताल्लुक, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते तो हम ऐसी किताबें क्यों पढ़े। जी मेरे भाई, क्या कोई था ऐसा 16% हो गया। नहीं, मेरे जहन में फ़िलहाल नहीं आ रहा कुछ। अच्छा वो कोई सेल टैक्स हुआ होगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं वो 45 नॉन फाइलर, वो कुछ और है, 45 नॉन फाइलर का। ट्रेलर रिलीज़ हो गया भाई, टैक्स की क्लास में बात करेंगे क्या ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, कौन कौन से किरदार मर गए हैं, कौन कौन से नए किरदार आ रहे हैं। तो सिनेमा घरों में फ़िल्म सितंबर के एंड पर रिलीज़ की जाएगी और बुकिंग उसकी जुलाई से जारी है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, सॉरी आपकी नहीं, आप तो कॉस्ट वाले। टैक्स की क्लास में बात करेंगे, जल्दी नोट करें ताकि हम सवाल नंबर 1 करें भाई। जल्दी कर ले मेरा भाई यार, हो गया सबका नोट। आइए सवाल नंबर 1 पे। ये सवाल कितने लोगों ने करने की जरूरत की थी। हाँ जी, जरूरत बस 3 लोगों ने की थी, 1 2 3। हाँ जी, जरूरत कामयाब हुई, हो ही गई थी जी। जी बाकी इस रात ने क्यों नहीं किया जी। वर्डिंग बड़ी मुश्किल है, वर्डिंग बड़ी मुश्किल है। अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते आप लोग। नहीं ये मेरा आपसे सवाल, जेन्युइन सवाल है, अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते आप लोग, क्या मसला है। टेंसेस में मसला है कि वोकेबलरी में मसला है। वैसे वोकेबलरी को इतनी मुश्किल नहीं है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। टेंसेस में मसला ही होगा फिर। टेंसेस आते हैं कि नहीं, ये वॉज कब यूज होता है। अच्छा माजी के लिए। और इज कब यूज होता है, तो इसके साथ आईएनजी लगता है जी, इसके साथ आईएनजी लगता है। अच्छा, और इसके साथ थर्ड फॉर्म भी लगती है। अच्छा, और ये हैव बीन हैज बीन ये क्या होता है। वो नहीं परफेक्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है। ये है क्या, ये हैज बीन हैड बीन ये क्या होता है, ये क्या फजूलियात है। अच्छा ये जब हो चुका होता है तो उसको हैज बीन कहते हैं, और हाल ही हैज। मर्जी है आपकी यार। चलें सवाल नंबर 1 पे हैं। कल एक बंदे से ना कनाडा में बात हो रही थी, खैर गया वो भी पाकिस्तान से ही हुआ, नेशनल है वहाँ का, गया यहाँ से। तो वैसे ही बात मीटिंग जब होके ख़त्म हुई तो कहते हैं और सुनाया भी 20 दिन पहले ही पाकिस्तान से गया, 20 भी नहीं 15 दिन पहले पाकिस्तान से गया है वो नेशनल, मतलब उसके बाद पासपोर्ट था, आता जाता रहता था। कहते और सुनाया सर क्या हालात है। मैं कहा सर 15 दिन में क्या हालात बदल जाने हैं वैसे का वैसे ही जैसे आप छोड़ के गए थे। कहता सलमान यार वी आर अ फील्ड नेशन। मैं कहा सर ये बात कोई नई बात तो नहीं है। कहते नहीं, कहते मैं इधर आया हूँ ना, तो कहते हैं आप किसी इंडियन को देख लें, किसी बांग्लादेशी को देख लें, किसी श्रीलंकन को देख लें, वो स्टोर में भी नौकरी कर लेगा,
वो पंप पे भी नौकरी कर लेगा, वो गाड़ी भी साफ कर लेगा, वो सब कुछ कर लेगा, मतलब वो चीज़ें बर्दाश्त करने को तैयार है। लेकिन पाकिस्तानी कहेगा नहीं जी मैंने काम नहीं करना, मैं उबर चला लूँगा, अपना काम करूँगा, चलाऊँगा मैं उबर। तो बेसिकली वो कहता है कि ये फ़र्क ना बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तानी ना सुनते नहीं है किसी की, सुन नहीं सकते किसी की। वो कहते हैं कि बस हमें डिक्टेट ना करो, हमें मत बताओ हमने क्या करना है, हम खुद ही कुछ कर लेंगे। और वो जो खुद भी कुछ करते हैं ना, वो चूंकि बेस ही इस तरह की बनी है कि अपना भी जो एक माइंड है ना, इसमें मैं भी शामिल हूँ, इसमें कोई मतलब मैं नहीं कि मैं कोई अलग हूँ, हम सब शामिल हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा जो नीचे से ऊपर तक का स्कूलिंग का निज़ाम टोटल है वो सब एक ही से गुजरे हुए हैं, उसमें चलता ही रटा है, उसमें चलता ही रटा है। बड़े बड़े इंटरव्यूज़ आप कभी देखें ना, बड़ी बड़ी पोस्ट के इंटरव्यूज़ में रट्टे पूछे जा रहे होते हैं। इवन आप सीए में देख लें, क्या है ये, टैक्स में देख लें या लॉ में देख लें, एक केस स्टडी हो ना तो उसका मज़ा भी आता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, रेलेवेंट ही थोड़ी बहुत बन जाती है। मैंने जब ये सीए के बाद किया ना इंग्लैंड का वो सीए में, उसकी एग्जाम्शन मुझे मिल गई, मुझे सिर्फ एक केस स्टडी देना था। अच्छा वो केस स्टडी भला पेपर कैसे था, एग्ज़ाम से 7 हफ्ते पहले, 7 वीक्स पहले, तकरीबन 1.5 पौने 2 महीने बनते हैं, उन्होंने मुझे एक 20 पेजेस का केस स्टडी दिया, एक सिनेरियो दिया। कंपनी थी, कंपनी के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं, कंपनी की फाइनेंशियल्स दे दिए, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सारा कुछ उन्होंने दे दिया, 20 पेजेस वो थे। उन्होंने कहा इसको पढ़ो, इसमें से पेपर आएगा। अब मैंने उसको उसका एनालिसिस किया पूरे 7 हफ्ते में बैठ के, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जब पेपर आया ना, पेपर में उन्होंने मुझे कोई 5-6 सफ़े और दिए, 3 घंटे का पेपर था, उन्होंने मुझे 5-6 सफ़े और दिए जो कि उसी की कॉन्टिन्यूशन में थे। थोड़े से उन्होंने सिनेरियोज बदले, थोड़ी सी उन्होंने कहानियाँ और डाली, और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से सवाल पूछे कि हाँ भी बताओ कंपनी ये करना चाह रही है, तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए, कंपनी ये करना चाह रही है, तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए। अब यहां पे बंदा सोचता है यार मेरे पास 26-27 सफ़ों का डाटा है, पूरी कहानी है जो कि मैंने पढ़ी भी है, नई कहानी भी आई है और कहानियों में चेंजेस भी आई हैं। अब मुझे इस केस स्टडी को सॉल्व करना है कि हाँ भाई क्या है। तो सर ये एक आपके दिमाग को ना ये चीज़ चलाती है कि हाँ यार ये चीज़ है देखने वाली, ये क्या बात हुई, व्हाट आर द प्रोविजंस, व्हाट इज एसोसिएट, ये क्या बात हुई। एसोसिएट क्या, ज़िंदगी में आपके पास टैक्स की किताब नहीं होगी आज, क्या मुझे एसोसिएट की डेफिनेशन ज़बानी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, मुझे बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मैं किताब खोल के बता दूंगा, क्या मुश्किल है। तो ये टेस्टिंग अप्रोच जो हमारी नर्सरी क्लास से लेके ऊपर तक बनी हुई है ना, ये बड़ी गलत अप्रोच है। हम अपने आज भी जो जितने भी ये सरकारी लोग हैं, इनके जब इंटरव्यूज़ होते हैं ना, इनसे रट्टे ही शायद पूछ रहे होते हैं, बताओ पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, बताओ पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया, यार क्या है। आप एक केस स्टडी रख के उनको कहें हाँ भाई 1000 बोरियां गंदम की हैं, आपके पास 500 लोग हैं, बताओ इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ द क्वेश्चन। ये आपकी चीज़ें दिमाग को ओपन करती हैं, लेकिन मसला है बचपन से ही नहीं हुआ कभी, तो अब कैसे हो जाना। तभी तो हमें याद आता है कि जी ओहो सड़क बन गई है, वो तार भी डालनी थी, फिर से शुरू, तभी तो ये मसले होते हैं। तो बहरहाल एनीवेज, तो बात शुरू हुई थी अंग्रेज़ी के सवाल से, तो ये कोई बात 1-2 दिन में सॉल्व होने वाली नहीं है, इसके लिए पूरी नस्ल चाहिए हमें। सवाल नंबर 1, BB company has received an inquiry from a customer for the supply of 500 units of a new product B22. Negotiations on the final price to charge the customer are in progress and the sales manager has asked you to supply relevant cost information. करना क्या है जी, द मिनिमम प्राइस दैट द कंपनी शुड बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट फॉर द 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट B22, वही मिनिमम प्राइस आपने बतानी है, और वो मिनिमम प्राइस कॉस्ट को ही है, प्रॉफिट का एलिमेंट आपने शामिल नहीं करना। The following information is available. Each unit of product B22 requires the following raw materials. 2 रॉ मटेरियल हमें चाहिए, रॉ मटेरियल X और रॉ मटेरियल Y। सर X के कितने केजीज चाहिए हमें एक यूनिट में? 4 केजी। सर टोटल यूनिट 500 है, तो इसका मतलब है हमें 2000 केजी चाहिए, क्या ख्याल है? ओके वो कहते हैं जी का कंपनी हैज 5000 केजी ऑफ मटेरियल एक्स करंटली इन स्टॉक, तो सर सारे का सारे स्टॉक में मौजूद है, इसका मतलब है कोई भी इसमें फर्क नहीं है। दिस वॉज परचेज्ड लास्ट ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 7 पर केजी, इग्नोर करें, हिस्टोरिकल कॉस्ट है। इफ नॉट यूज टू मेक प्रोडक्ट B22, दिस स्टॉक ऑफ एक्स कुड ईदर बी सोल्ड फॉर ₹7.5 पर केजी। सर ये फ्लो चार्ट कुछ जेन में लेकर आए, इन स्टॉक, नॉट इन स्टॉक, फिर
रेगुलर यूज, नॉट इन रेगुलर यूज, कुछ याद आया फ्लो चार्ट? और इसमें भी आगे दो ऑप्शंस थी, या सब्स्टिट्यूट के तौर पे कर लो या सेल कर दो। वो कहता है कि मैं इसको 7.5 kg पे सेल कर सकता हूं अगर मैं चाहूं। तो समझ ये आई कि ये नॉट इन रेगुलर यूज है। और कन्वर्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1.5 पर केजी, और 1.5 रुपया लगा के ना इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, सो दैट इट कुड बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर रॉ मटेरियल जी विच द कंपनी रिक्वायर्स फॉर अदर प्रोडक्शन। सर देखें, सब्स्टिट्यूट में ले जाने के लिए ना इसको 1.5 रुपया लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं उसमें लगा देता हूं द करंट परचेज प्राइस पर केजी फॉर मटेरियल इज 9.5 फॉर मटेरियल जी। सर 9.5 रुपया मेरा लग सकता था, अब नहीं लगेगा क्योंकि मैं इसको इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल कर लूंगा। कुछ बात समझ आई? तो सर अब कहानी क्या बनी? कहानी यह बनी कि मेरे पास सारे का सारा स्टॉक में है और नॉट इन रेगुलर यूज है। तो अगर नॉट इन रेगुलर यूज है तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या इसको 7.5 पर केजी का बेच दूं, ओके, या फिर मैं 1.5 रुपया लगा के ऐसे मटेरियल की जगह पे इस्तेमाल कर दूं जो कि मुझे 9.5 रुपए का मिलता है। यानी कि 9.5 अब रुपए मेरे लगने थे, नहीं लगेंगे, बचत हो गई, बचत हो गई, और 1.5 रुपए इजाफी लग जाएंगे, यानी कि नेट क्या मुझे 8 रुपए का फायदा हो जाएगा। ऐसे ही है। तो सर मटेरियल जी 9.5 का मिलता है, क्या अब मुझे खरीदना पड़ेगा? अब मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा भाई, अब मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, नहीं ना खरीदना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट पे इस्तेमाल करने के लिए मुझे 1.5 चाहिए, तो यह खर्चा हो जाएगा, तो नेट 8 रुपए बच गए। तो बेच के 7.5 हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके 8 हो सकते हैं। तो सर हमारे लिए क्या रेलिवेंट कॉस्ट है? हायर। तो सर हम 8 रुपए अपनी कॉस्ट रखेंगे। ठीक है, हम 8 रुपए अपनी कॉस्ट रखेंगे कि सर 8 रुपए बच सकते हैं, अब बचाएंगे इनको, और इनकी सॉरी 8 रुपए बच सकते हैं, अब नहीं बचेंगे। जारी बात है, अब इसको प्रोजेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बेहतर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो 8 रुपए बच सकते हैं, नहीं बचेंगे, दिस इज द रेलिवेंट कॉस्ट। तो सर मुझे बताइए कि मटीरियल एक्स कितना चाहिए मुझे? मटीरियल एक्स 500 यूनिट्स 4 kg, और रेलिवेंट कॉस्ट इज 8। ये इस तरीके से आई है। कितना बना? ले जी, 16,000 इज द रेलिवेंट कॉस्ट फॉर मटीरियल एक्स। ठीक है भाई, वो सब अच्छा है। चलें जी आगे चलते हैं, वाई की बात करते हैं। देर आर 10,000 kg ऑफ रॉ मटीरियल इन वाई, ऑफ वाई इन इन्वेंट्री वैल्यूड ऑन ए फाइफो बेसिस एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,42,750। सर बोर्ड पे देखिएगा, वाई की बात करता है, कितना स्टॉक में पड़ा हुआ है? बोले, वो कहता है 10,000 पड़ा हुआ है, कितने का? इतने का पड़ा हुआ है। फिर वो कहता है जी ऑफ दिस करंट इन्वेंट्री 3,000 kg वर परचेज 6 months अगो एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 13.75। वो कहता है कि ये टोटल है, 3,000 मैंने खरीदा था 13.75 के हिसाब से 6 महीने पहले, कितना बनता है जी जरा बताइए? 41,250। 6 महीने पहले मैंने ये खरीदा था। ठीक है जी, द रेस्ट ऑफ द इन्वेंट्री वॉज परचेज लास्ट मंथ। बकाया जो 7,000 है वो मैंने पिछले महीने खरीदे हैं। मटीरियल वाई इज यूज्ड रेगुलरली इन नॉर्मल प्रोडक्शन वर्क। तो सर जिंदगी सुकून में आ गई, मार्केट से खरीदना पड़ेगा, पता है ना आपको, रेगुलर यूज में हो तो मार्केट से खरीदना पड़ता है। सिंस द लास्ट परचेज ऑफ मटीरियल वाई एट अ मंथ अगो। सर इधर देखें, ये शायद इसकी बात कर रहा है, ये लास्ट मंथ वाला है ना, ये तो 6 months पुराना है, ये लास्ट मंथ वाला है। वो कहता है कि जो लास्ट मंथ में आपने खरीदा ना, अ कंपनी हैज बीन एडवाइज्ड बाय द सप्लायर दैट द प्राइस पर केजी हैज बीन इंक्रीज बाय 4%। वो कहता है कि यहां पे जो प्राइस आपकी थी ना, मुझे नहीं पता कितनी थी, जो नहीं बताई सवाल में, ये प्राइस 4% इंक्रीज हो गई है। सवाल समझ आया? उसने क्या किया, उसने बताया कि 10,000 kg मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है,
इतनी वैल्यू पे, इसमें से 3,000 मैंने 6 माह पहले खरीदा था इस वैल्यू पे, बकाया 7,000 मैंने पिछले महीने खरीदा था, और अब जो कीमत है वो इससे 4% बढ़ गई है। और चूंकि स्टॉक मेरा रेगुलरली इस्तेमाल हो रहा है तो इट मीन्स कि मुझे मार्केट से ही खरीदना है, और कीमत कितनी है, लास्ट परचेज से 4% ज़्यादा। बड़ी मज़े की बात है, उसने कहा हुआ है कि फाइफो है, कहा हुआ है उसने फाइफो है, तो फाइफो में क्या होता है, डिफरेंट रेट्स वाले अलग अलग रखने पड़ते हैं। तो सर मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। बताएं ये बैलेंसिंग कितना होगा, 101 500। क्या डिवाइड करके ये निकल सकता है, 101 500 डिवाइड बाय 7,000, और 14.5 को 1.04 करें, 15 पॉइंट। सर ये रेलेवेंट कॉस्ट आ गई, मार्केट में इस वक्त इतने का है। ठीक होगी बात, क्लियर। तो सर मुझे वाई के कितने चाहिए जी, 500 यूनिट्स बनाने हैं, और एक के लिए 6 kg है, और रेलेवेंट कॉस्ट हो गई 15.08। फरमाइए 45240। ले जी, दैट वाज अ वेरी गुड एडजस्टमेंट। ठीक है सर, कोई सवाल? चलें जी आगे। बस आगे सवाल आसान ही है, बस इसमें एडजस्टमेंट यही मुश्किल थी। ये आगे कुछ भी नहीं है, ये अभी बस देखेंगे आप, कुछ भी नहीं है लेबर में। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट B22 रिक्वायर्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ लेबर आर इन द मैन्युफैक्चर। स्किल्ड के लिए हमें चाहिए जी 5, और अनस्किल्ड के लिए चाहिए 3। सेमी है ही नहीं। स्किल्ड लेबर इज पेड एट 8 पर आवर एंड अनस्किल्ड लेबर एट 6 पर आवर। अल्लाह करे सवाल में और कोई एडजस्टमेंट ना हो, नंबर ऑफ आवर्स को इससे मल्टीप्लाई करें और जान छुड़ाएं। देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, क्वालिफाइड लोग वैसे ही मार्केट में बड़े कम है, आपको पता ही है। So that if production of B22 goes ahead, it will be necessary to transfer skilled workers from other work to undertake it. सर चूंकि क्वालिफाइड लोग मार्केट में कम है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे। द अदर वर्क ऑन विच स्किल्ड वर्कर्स आर एंगेज एट प्रेजेंट इज द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट B16। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वक्त B16 को बनाने में मुलविस हैं। द सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर B16 आर एज फॉलोज। उसने कहा कि B16 100 रुपए का बिकता है और इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 55, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 45। आई कैप क्या कर सकता है सर, आई कैप यहां पर आपको प्रॉफिट दे सकता है। प्रॉफिट में और कंट्रीब्यूशन में क्या फर्क है सर जी, सेल माइनस मटीरियल माइनस लेबर माइनस वेरिएबल एफओएच इज कंट्रीब्यूशन। सेल माइनस मटीरियल माइनस लेबर माइनस वेरिएबल एफओएच माइनस फिक्स्ड एफओएच इज प्रॉफिट। बात समझ आई? तो अगर आप प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात करें तभी याद करें मार्जिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल में सेल में से वेरिएबल माइनस किया था तो कंट्रीब्यूशन आया था, जबकि एब्जॉर्प्शन के अंदर सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की थी तो ग्रॉस प्रॉफिट आया था। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट ऑफ सेल में फिक्स कॉस्ट शामिल थी। फर्क समझ आया? तो प्लीज सवाल में देख लेना है कि उसने आपको प्रॉफिट दिया है या कंट्रीब्यूशन दी है। हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, हमें फिक्स कॉस्ट नहीं चाहिए, तो प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगर उसने प्रॉफिट दिया है तो प्लीज इसको चेंज करें कंट्रीब्यूशन में, क्योंकि सवाल में लाजमी उसने बताया होगा कि कितना फिक्स्ड एफर्ट उसने प्रोडक्ट के अंदर शामिल किया है, वो निकाल के कंट्रीब्यूशन निकालें और कंट्रीब्यूशन लॉस को कंसिडर करें। ये बात सबको समझ आ गई? तो इसलिए हमने हमेशा सवाल में कंट्रीब्यूशन को लेना होता है, प्रॉफिट को नहीं लेना होता। प्रॉफिट हुआ तो उसको चेंज करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है जी, अब आए वापस सवाल पे। हमें तो पर यूनिट दिया गया है, हमें तो आदत ही लेबर आर की है भाई, हमें तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर की आदत है। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? मुझे इतना पता है कि मेरी जो स्किल्ड लेबर है वो टेम्परेरी है क्योंकि सवाल खामोश है। तो टेम्परेरी अगर स्किल्ड लेबर हो तो मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, हायरिंग कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। हायरिंग कॉस्ट तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। स्किल्ड लेबर
सर प्लीज गौर करें, 500 यूनिट्स हैं और एक यूनिट पे कितने घंटे लग रहे हैं स्किल्ड के? 5 घंटे। तो टोटल आर हो गए और हायरिंग कॉस्ट क्या हो गई? 8। सर ये हो गई टोटल हायरिंग कॉस्ट। किसी को कोई इख्तलाफ? ओके, अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन लॉस की। कंट्रीब्यूशन कितना ज़ाया होगा? और मुझे तो कंट्रीब्यूशन पर आर चाहिए। ये तो उसने पर यूनिट दिया है 45 पर यूनिट। सर अगर इसको पर आर में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं हम? सर सवाल में देखें, टेबल के अंदर ही देखें, उसने बताया है कि B16 को बनाने के लिए स्किल्ड लेबर के कितने घंटे लग रहे हैं? 3 घंटे। सर यही तो हम सब चाहते थे। तो इसका मतलब है कि 3 घंटों में 45 हैं तो 1 घंटे में कितना है? 15। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर। हमें कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर चाहिए। सवाल में कहीं ना कहीं किसी कोने खुदरे में एक इंफॉर्मेशन छुप के बैठी होगी कि पर आर नंबर ऑफ आवर्स कितने लगते हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। वहां से आप पर आर इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो सर अगर 45 आपका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है और 3 घंटे लगते हैं इस प्रोडक्ट को बनाने में, इसका मतलब है कि एक क्वालिफाइड सीए स्किल्ड लेबर जब 1 घंटा इधर उधर होगा तो 15 रुपए का नुकसान होगा, 2 घंटे इधर उधर होगा तो 30 का नुकसान होगा, और 3 घंटे इधर उधर होगा तो 1 यूनिट के बराबर 45 का नुकसान होगा। और आप कितने घंटे इधर उधर होने की सोच रहे हैं? आप तो 500 इंटू 5 इतने घंटे इधर उधर होने की सोच रहे हैं। 2500 घंटे आप सोच रहे हैं कि यार चलो इधर उधर हो जाते हैं, और पर आवर 15 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो सर देखें, ये ले कंट्रीब्यूशन लॉस, देखें क्या दबाई मचती, बताएं। 57। सर मटेरियल से ज्यादा नुकसान है। एक क्वालिफाइड सीए को तंग ना किया करें, उसको ना छेड़ा करें, वो पहले ही सताया हुआ है, बहुत जख्म खाया हुआ है। गरीब बात है, आप लोग 6 साल जख्म ही खा के वहां तक पहुंचते हैं। क्यों सर? कभी सोचा जिस दिन मैसेज आएगा पास्ट फाइनल एग्जामिनेशन क्या तासुरात होंगे? कभी कभी 1 सेकंड के लिए कभी आंखें बंद करके ऐसे ही बस सोचो, मोबाइल पे मैसेज आया पास्ट फाइनल एग्जामिनेशंस, यू आर नाउ एंटाइटल्ड टू गेट द मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान एंड कॉल योरसेल्फ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कभी सोचा ये मैसेज आएगा तो क्या तासुरात होंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा। पता नहीं क्या सोचते रहते। अच्छी बातें सोचा करें ताकि पता लगे यार नहीं ये मैसेज लाना है अपने मोबाइल पे, किसी दोस्त से फॉरवर्ड नहीं कराना, आईका से डायरेक्ट करवाना है। ठीक है, तो अच्छी अच्छी बातें सोचा करें। वो कहावत है ना, थिंक एंड यू आर हाफ वे देयर, एक ये कहावत है। और बस ठीक है, सोचें आधा सी हो गया 10 पेपर हो गए। चले पॉइंट नंबर 6। अगली बात आपको पता ही है, वेले लोग दुनिया में बेशुमार होते हैं। द कंपनी हैज अ सरप्लस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। पीआरसी पास होने वाले लोग हैं हु आर पेड अ फिक्स्ड वेज फॉर अ 37 आवर वीक। इनको 37 घंटों के फिक्स्ड पैसे दिए जाते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर 900 आवर्स ऑफ अनयूज अनस्किल्ड लेबर टाइम अवेलेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो उसने आपके लिए आसानी की, उसने खुद ही आइडल टाइम निकाल के दे दिया, वरना आपको कैलकुलेट करना पड़ता कि कितने घंटे चाहिए, कितने घंटों की फिक्स्ड पे दी जा रही है, वो सारी कैलकुलेशन जो पिछले सवाल में की थी। यहाँ उसने खुद ही बता दिया कि भाई 900 घंटे इन लोगों के अवेलेबल हैं। द बैलेंस ऑफ द अनस्किल्ड लेबर रिक्वायरमेंट्स कुड बी मेट बाय वर्किंग ओवर टाइम विच इज पेड एट टाइम एंड हाफ। तो सर बकाया जो एक्सेस टाइम आपको चाहिए होगा ना, उसके लिए क्या करना है जी, आपने ओवर टाइम पे करना है। तो सर इट्स वेरी इजी, कोई मसला नहीं है। बोर्ड पे देखें, अनस्किल्ड के लिए कितना आपको चाहिए पर आवर, पर यूनिट? 3 घंटे। तो सर इधर देखें, आपने 500 यूनिट बनाने हैं 3 घंटे के हिसाब से, आपको 1500 घंटे चाहिए, लेकिन इसमें से 900 तो सर आइडल टाइम है, तो ये कॉस्ट तो नहीं लगेगी आपकी। तो जो बकाया 600 बचेंगे उसको आप किस हिसाब से पे करेंगे? 1.5 लेबर रेट अनस्किल्ड का कितना है जी? 6 पर आवर, 6 पर आवर, लेकिन आपको ये देना पड़ेगा 1.5 के बराबर। क्या ये बात सबको समझ आई? मैं फिर रिपीट करता हूं, आपने 500 यूनिट्स बनाने थे और हर यूनिट पे आपको 3 घंटे चाहिए अनस्किल्ड के, टोटल 1500 घंटे आपको चाहिए,
लेकिन इसमें से 900 तो आइडल है, तो ये तो कॉस्ट में शामिल ही नहीं होंगे, तो इसका मतलब है बकाया रह गए 600। अब रेट उसने कहा कि हम 6 रुपए इनको देते हैं, लेकिन जब हम ओवर टाइम काम इनसे कराएंगे तो ओवर टाइम हमें इनको 1.5 देना पड़ेगा, 1.5 टाइम्स, तो हमने 1.5 टाइम्स कर दिया, तो अनस्किल्ड लेबर की कॉस्ट आ गई। बताइए 5400। सर देखिए, देखने फर्क, नॉट इवन 10% ऑफ क्वालिफाइड। ये हाल होता है पीआरसी पास वालों का। तो इसलिए आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। पेपर पास करने की जरूरत करें, 4-4 पेपर दें, चौके चौके मारें, ये एक एक लेके पेपर पास नहीं होते। सिंगल लेके मैच जीता जाता, मैच तो तभी जीता जाता जब चौके मारे। तो 4-4 पेपर उठाया करें और पास करें। नहीं ओके, काश वो वाली पॉलिसी आ जाए ना वापस कि 4 से कम पेपर दे ही नहीं सकते, और साथ वो वाली पॉलिसी भी वापस आ जाए कि जिसके 31 से कम नंबर, उसका जो पास है वो भी फेल। तो मैं कहता हूँ कमाल हो जाए। वो पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त थी, पेपर में छुट्टी भी ना हो जैसे हमें नहीं होती थी, इकट्ठे पेपर, 3 मंगल बुध जुमेरात, पेपर भी आपने चारों देने हैं, फिर आप किसी में छुट्टी भी नहीं कर सकते, फिर आप किसी पेपर में अगर 31 से कम नंबर लेंगे तो जो पास हुआ है वो भी फेल है। ये पॉलिसी वापस आनी चाहिए। बात करेंगे आई कैप से। 70% क्या था? नहीं 31, वो मतलब आप फेल हो, इज्जत से फेल हो ना। ये क्या बात हुई, 16 नंबर आ रहे हैं, 21 नंबर आ रहे हैं, 22 नंबर आ रहे हैं? नहीं सर, फिर ऐसे बंदे के जो पेपर पास हुए हैं ना वो भी पास नहीं होने चाहिए, तो इसलिए वो भी फेल हो जाने चाहिए। ऐसे ही है ना, इज्जत से फेल हो, बंदा मरे तो डिग्निटी से मरे ना। ये क्या बात हुई, तो इतने इतने बुरे तरीके से फेल हो रहे हैं, ये तो नहीं होता। टीम को बड़ा कहते हैं, लड़के हारो, अपनी दफा नहीं 16-16 नंबर आ रहे हैं। द कंपनी एब्जॉर्ब्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स बाय अ मशीन आर रेट, हम मशीन आर रेट पे एब्जॉर्ब करते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन रेट इज 22.5 पर आवर, ऑफ विच 8.75 इज फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स एंड द बैलेंस इज फॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो सर आपको क्या बताया था, वेरिएबल ओवरहेड्स इज जस्ट लाइक फुफो, ऑलवेज रेलिवेंट, ऑलवेज रेलिवेंट 8.75। लेकिन सर वो यहां पे कह रहा है कि मैंने वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर आर की बेस पे शामिल नहीं करने, मैंने शामिल करने हैं मशीन आर की बेस पे। एक पॉइंट कल बताया था, दोबारा रिवाइज करते हैं। अगर ये वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर आर की बेस पे होते हैं तो मैं 500 घंटे यहां से उठाता और बकाया घंटे यहां से उठाता। नो सर, क्यों नो सर? ये हमने अपनी फनकारी लगाई है, सवाल से उठाने हैं, ठीक है। तो ये फर्क मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए जो लेबर आर होते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग में यहां से नहीं उठाने, यहां पे तो अपनी फनकारियां चल रही हैं, हम सवाल से टोटल लेबर आर उठाएंगे और उनको कंसिडर करेंगे। लेकिन मशीन आर किधर है, वो तो गिवन ही नहीं है। चले ढूंढ लेते हैं, हो सकता है आगे कहीं हो। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड का क्या करना है? फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का इररेलेवेंट, ये एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स को देखते हुए बना हुआ है, इसको इग्नोर करें। If production of product B22 is undertaken, it is estimated that an extra rupees 4000 will be spent on fixed cost. Incremental fixed cost आ गई, प्रोजेक्ट लगाएंगे तो 4000 लगेंगे, प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे तो 4000 नहीं लगेंगे। तो सर ये तो रेलेवेंट हो गई। ओ ठीक है, ओ जालिमो, सब अच्छा है, बोलते नहीं हो, कोई नहीं, बोलोगे बोलोगे, सब बोलोगे। Spare machining capacity is available and each unit of B22 will require 2 hours of machining time in the manufacture using the existing equipment. वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। सर ये देखिए वेरिएबल एफओएच, सर 500 यूनिट्स बनाने हैं और हर यूनिट को बनाने में कितने मशीन आवर्स हैं? 2। तो सर क्या टोटल 1000 मशीन आवर्स हो गए? और यही बात तो वो वेरिएबल एफओएच में कह रहा था कि हमने वेरिएबल एफओएच मशीन आर की बेसिस पे एब्जॉर्ब करने हैं। तो सर 500 यूनिट्स बनाने हैं, हर यूनिट को बनाने के लिए 2 मशीन आर लग रहे हैं, और उसने ओवरहेड का रेट दिया हुआ है 8.75। जी फरमाइए। लें जी, तो सवाल में देख लिया करें कि वेरिएबल एफओएच की कैलकुलेशन किस बेस पे होनी है। नॉर्मली ये लेबर आर पे होती है, लेकिन अगर वो सवाल में बदल दे तो फिर आपको बदलनी पड़ेगी। ओके मैन। In addition, special finishing machines will be required for 2 weeks. हमें 2 मशीनें और चाहिए होंगी। These machines will be hired at a cost of 2650 पर वीक। करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल, प्रोजेक्ट होगा तो हायर करेंगे।
नहीं होगा तो नहीं करेंगे, तो रेलेवेंट तो बन ही गई। एक हफ्ते का 2650 हमें 2 हफ्ते के लिए चाहिए, तो बताइए 5300 एंड देयर विल बी नो ओवरहेड कॉस्ट एसोसिएटेड विद देयर यूज। ठीक है जी, वो कहता है कोई ओवरहेड कॉस्ट नहीं होगी, यानी कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल एफर्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैश स्पेंडिंग ऑफ 3250 हैज बीन इनकर्ड ऑलरेडी ऑन द डेवलपमेंट वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ B22। क्या करूं? संक कॉस्ट सर माजी में हो चुकी है, इग्नोर करें। इट इज एस्टिमेटेड दैट बिफोर प्रोडक्शन ऑफ B22 begins another 1750 will have to be spent on development, making total development cost of 5000। 1750 हमें और करना पड़ेगा, तो क्या करूं इसका? ये रेलेवेंट है भाई, ये रेलेवेंट है। डेवलपमेंट कॉस्ट 1750, फरमाइए। मिनिमम प्राइस से पूछा हुआ ना, प्रॉफिट का एलिमेंट तो नहीं है। कितना जी? 143, 1,43,940। ठीक है जी, चलिए जी, सवाल नंबर 3 ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, अगले सफे पे ही है, बड़ा अच्छा सवाल है ये। सवाल नंबर 3 ये आपके मटेरियल की जो तमाम चीज़ें हैं ना, इनको बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज करेगा। वैसे तो आगे भी है इसके अंदर क्या कहते हैं लेबर का, लेकिन मटेरियल की बड़ी अच्छी बातें हैं इसके अंदर। सवाल नंबर 3 ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड इज योर घर का काम एंड पास्ट पेपर का क्वेश्चन 4 हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 3 रग्बी लिमिटेड। ठीक है जी, रग्बी लिमिटेड और साथ ही साथ ये कौन सा है? क्वेश्चन बैंक का 3, क्वेश्चन बैंक का भी 3 और पास्ट पेपर का भी 3। ये 2 सवाल आपने करने हैं। कल इंशाल्लाह हम मशीन की बात करेंगे, ये दोनों सवाल करेंगे और बस ठीक है, कोशिश करेंगे एक सवाल और हो जाए। वैसे हो जाएगा, कल हमारी क्लास लंबी वाली है ना, बस ठीक है, कल इंशाल्लाह हो जाएगा हमारा सवाल। 3 सवाल हो जाएंगे कल जी। हाँ, कल से शुरू है क्लास लंबी वाली। ठीक है, 2 घंटे वाली क्लास, 2 घंटे वाली क्लास शुरू है जी कल। हाँ जी बिल्कुल है, बताया हुआ आपको बड़े पहले का। रेलेवेंट कॉस्टिंग नहीं है, उसके अलावा सारा कुछ है। बताया नहीं? बताया हुआ जॉब बैच सर्विस कॉस्टिंग तक सब सारा कुछ है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ अल्लाह हाफिज़।